बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुल्क में 3.5 साल के अरसे में 3 जजेस के बयानात आए और इन्होंने पूरे जुडिशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। और अगर इन बयानात पर यकीन कर लिया जाए तो यूं महसूस होता है जैसे मुल्क के तमाम बड़े सियासी फैसले अदालतों की बजाय किसी और जगह होते हैं और जजेस सिर्फ फैसले सुनाते या जारी करते हैं। एतराफी बयानात की इस हैट्रिक का पहला बयान 21 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रावलपिंडी बार से खिताब करते हुए दिया। आज के इस दौर में पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। मुझे ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसके जरिए कौन पैगाम लेकर जाता है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की हर रोज की प्रोसीडिंग्स कहां पर जाती रही हैं। दूसरा बयान एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की तरफ से 6 जुलाई 2019 को आया। और अब तीसरा हल्फिया बयान नोटरी पब्लिक के साथ गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने दिया। इनके मुताबिक उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फोन करके एक जज को हुक्म दिया कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसी भी कीमत पर इंतखाबात से पहले जमानत पर रिहाई नहीं मिलना चाहिए। यह बयानात 2 हाजिर सर्विस जजेस और एक साबिक जज के हैं, लेकिन तमाम सीनियर जजेस हैं और इन तीनों ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हदफ बनाया। इस नई कंट्रोवर्सी पर नून लीग और हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या है, आप ये भी मुलाहिजा कीजिए। इस किस्म की मुदाखलत एक चीफ जस्टिस की तरफ से इंसाफ के मामलात पर, एक हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत पर और मुल्क के इलेक्शन में मुदाखलत पर उसका नोटिस लेने वाला कोई है? तो ये हकीकत नजर आ गई ना कि इमरान खान कैसे आया था। अगर राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनको बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में है। जब चीफ जस्टिस मुल्क का ये काम करेगा फिर कौन सा इंसाफ रह गया? फिर हम किसके पास जाएंगे? फिर अवाम के एतमाद कहां गया और आइन कहां गया? मुल्क का निजाम आज आइन के मुताबिक नहीं है। मुल्क के निजाम में मुदाखलत है, गैर आइनी मुदाखलत है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये जो कंट्रोवर्सी राइज हुई है उससे इस हाउस के इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठा है। ये हमारा आइन हमें सिखाता है कि अदालतों का एहतराम किया जाए, लेकिन जब अदालत आलिया और अदालत उज़्मा की कुर्सियों में बैठे लोग जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी वो ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस हो जाए जिसके ऊपर ये मुक्तदर ऐवान जो है उसका इलेक्शन जो है इंतखाबात जो है असरअंदाज हो। इलेक्शन कमीशन ले लें 2018 का, आप उस वक्त की अदलिया ले लें, आप ये असेंबली ले लें, इनके ऊपर सवालिया निशान है। ये जो आज शगुफा नया छोड़ा गया नून लीग का पुराना वतीरा है, ये वही नोटरी पब्लिक है जिसने नवाज शरीफ की डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करता है, वही जज शमीम के जो डॉक्यूमेंट है एफिडेविट है जाली उसको नोटराइज करता है। तो ये पता किया जाए ये किसके कहने पे वहां गए, इतनी देर के बाद ये ख्वाब क्यों आया, ये भी पूछा जाए कि किसके खर्चे पे लंदन में बैठे हुए हैं। ये जो जिनका जज साहब जिनका एफिडेविट दिया गया वो पहले सिंध हाई कोर्ट में उनको जज लगाया गया और वहां पे वो चंद महीने जज रहे, उसके बाद इनको सैक कर दिया गया। उसके बाद नून लीग ने इनको जाके गिलगित बल्तिस्तान में जज लगा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ ने नोटिस लेने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर अदालतों को एक्यूज किया गया। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन दोनों हजरात को भी कल अपने सो मोटो नोटिस में बुलाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल इस इशू पर समाअत होगी, जबकि हुकूमत ने एक दिन बाद पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुला लिया।
जिससे यूं महसूस होता है हुकूमत हर सूरत ईवीएम और आई वोटिंग का बिल पास करवाना चाहती है। इतनी जल्दी क्यों है? हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। मियां जावेद लतीफ साहब, ये फरमाइएगा सर, ये एक अजीब सा बयान है और इसके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं कि ये वही नोटरी पब्लिक है जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो तिब्बी रिपोर्ट्स होती हैं उनकी तस्दीक करता है। एक ही जगह से लंदन में ये नोटरी पब्लिक होना, फिर ये बयान आ जाना, फिर एक दिन बाद आपका केस लगा हुआ है, तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं? चौधरी साहब, आप ये क्यों नहीं कहते कि एक जज अरशद मलिक की वीडियो आती है इसी केस के हवाले से, आप ये क्यों नहीं कहते कि एक जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी हैं वो स्टेटमेंट देते हैं इलेक्शन से पहले, ठीक है, और उसके बाद जब वो अपील में जाते हैं तो फिर वो सारी यही चीज़ें बताते हैं, और तीसरे ये आते हैं तो ये भी वही बात करते हैं। आप ये बात क्यों नहीं करते कि जस्टिस सेठ वकार साहब जो थे उन्होंने एक जजमेंट दी, आप ये क्यों नहीं बात करते कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है, सर इन पे बात हो चुकी है ना सर। नहीं एक सेकंड, मैं मुमासलत आप जिसको जोड़ना चाह रहे हैं टाइमिंग और उनकी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का फायदा कोई नहीं होगा आपको, क्योंकि एक साबिक जज हैं, एक तो या तो उस वक्त बोलते, उस वक्त नहीं बोले वो, और बाकायदा रिटायरमेंट ली, रिटायरमेंट के बाद वो फिर छुट्टियां मनाते रहे, फिर ऑल ऑफ सडन उन्होंने एक बयान दे दिया। दूसरा इस बयान की हैसियत कोई नहीं है कानूनी तौर पर। चौधरी साहब, मैं एक अर्ज कर दूं, मुझे आज के दिन, आज के इस प्रोग्राम में ये कोई पॉइंट स्कोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये जुल्म हुआ, हमारी जमात के साथ, अपोजिशन के साथ। मेरा आज कंसर्न जो है वो ये है कौमी मफाद। मेरा आज कंसर्न ये है कि कौमी इश्यूज़। आप मुझे ये बताएं कि क्या 74 सालों में जो बातें दुनिया करती थी आज करती रहती ना, आप एक हफ्ता पहले कर लेते, आपका एक दिन बाद सर केस चल रहा है जस्टिस आमिर साहब की अदालत में, और इसी यार एक जज को सब इस तरह स्टेटमेंट की बेस पे आप उन्हीं को कंट्रोवर्सी, आप एक जज को इसका मतलब है कि आप पवित्र समझ रहे हैं, और दूसरे जज इल्जाम लगाने वाले को आप कह रहे हैं कि ये क्यों हुआ? वैसे एक सवाल ये मैं तो नहीं कह रहा सर, देखिए ना 2018 की बात है ना सर, जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, फिर उन्होंने एक अपील की, उसके बाद अगले दिन ही फौरी तौर पे उनकी तारीख लग गई। फिर ये जस्टिस साकिब निसार साहब ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान में है, और वहां से वो टेलीफोन करते हैं एक दूसरे जज को जिसका उस बेंच के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो रेलिवेंसी क्या है सर इसके अंदर? मैं फिर बता देता हूँ। मैं अर्ज करता हूँ कि क्या 20 साल बाद जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले में लोगों ने इतराफ़ किया था कि ये गलत किया हमने, क्या 10 साल बाद इतराफ़ किया नवाज शरीफ का हाईजैकर बनाकर उसको सजा देने का? आज 4 साल बाद जुडिशरी क्या जज तो खुद था ना जैसे फैसला। एक सेकंड, जस्टिस आमर का उसमें क्या कसूर? यार मेरी अर्ज तो सुन लें, बेंच में शामिल मेरी अर्ज सुन लें, मुझे इजाजत दे दें। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप, अगर मैं ये स्टेटमेंट देता, जो कि पिछले दिनों मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती रही कि आपने नाम लिया, फलां ने ये किया, ओ भाई साहब मैं कह नहीं रहा, एक जस्टिस जो हैं वो दूसरे जस्टिस के मुताल्लिक कह रहे हैं, आप क्यों नहीं इस बात को संजीदा लेते? मैं संजीदा ले रहा हूं तो इसलिए सवाल कर रहा हूं मियां साहब कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ठीक हो गए, वो गिलगित में बैठे हुए हैं सर, और वहां पे वो एक इररिलेवेंट जज को फोन करते हैं जिनका उस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, या तो बेंच के दो रजिस्ट्रार हैं, उनको डायरेक्ट फोन करके कहते हैं कि आपने उनकी जमानत, जो रजिस्ट्रार हैं वो रेलेवेंट नहीं है। देखिए कॉल उनके, मैं नहीं कुछ कह रहा, मैं जिस जज को फोन किया स्टोरी उस जज का सर बेंच के साथ ताल्लुक नहीं। मुझे एक सेकंड ना, चौधरी जावेद साहब, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो बातें आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये आज की जो स्टोरी छपी है हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं, ये तो हकीकत है। ठीक है, उस स्टोरी में ये बात लिखी गई कि रजिस्ट्रार को फोन किया गया, ठीक हो गया, वो रेलेवेंट नहीं है सर। देखिए रजिस्ट्रार को तो फोन किया। एक सेकंड, इससे आगे निकलते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर उस वक्त, एक सेकंड यार, जो साहब आप सवाल कर लेते हैं, दूसरे को मौका नहीं देते। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि अगर जब इतराफ हुआ था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत सजा दी गई और पीपल्स पार्टी शोर करती रही, एक सेकंड यार, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती,
रेलिवेंट लोगों को सजा हो जाती मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा सजा रुक जाता। मुझे आप समझाएं, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि चीफ जस्टिस एक इररिलेवेंट जज को क्यों फोन किया, जबकि बेंच में 2 जस्टिस मौजूद है, उनको डायरेक्ट फोन करेंगे आपने इनको जमानत एक में। चीज को आप ले रहे हो, दूसरी चीज को इग्नोर कर रहे हो। मुझे ये बताएं कि रजिस्ट्रार रेलिवेंट होता है बकौल उस स्टोरी के? मैं ऐसे एक लीगल ओपिनियन, क्योंकि आप बार बार भुट्टो साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो खोखर साहब हमारे साथ बैठे हुए, खोखर साहब क्योंकि खुद वकील भी हैं। खोखर साहब, वैसे इसकी कोई रेलिवेंसी नजर आती है आपको इस एफिडेविट की? देखिए, रेलेवेंसी नज़र तो आती है, इस हद तक नज़र आती है कि और एक बड़ा सवाल जो उठता है वो हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल केसेस जितने बनते हैं, जिसके सियासतदान कहते हैं, पॉइंट करते हैं कि जी कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, तो वो एक रेलेवेंस उस तनाजुर में तो बनती है। लेकिन सवाल इससे बड़ा है थोड़ा सा चॉइस साहब मेरे ख्याल में। सवाल मंदरजात क्या है उस एफिडेविट के, उसके अंदर क्या उन्होंने कहा है, उससे बड़ा सवाल ये कि क्या वजह है कि इन पिछले 74 सालों में अदलिया हमारी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकी कि जिसमें हर फरीक जो है, आप मैं, हम जब भी अगर आपस में एक दूसरे को अपोज भी कर रहे हो तो उनके ऊपर हमें एतमाद हो कि नहीं यार ये एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर है और ये फैसला इंसाफ से करेंगे। माशरे के अंदर जितनी हमारे ये झगड़े हैं, फसाद हैं, ये सारे के सारे अगर सिर्फ ये एक इंस्टीट्यूशन जुडिशरी का ठीक काम कर रहा हो तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम उसमें कंटिन्यूसली एज अ माशरा हम फेल कर रहे हैं, जुडिशरी एज ए इंस्टीट्यूशन फेल हो रही है। सर देखिए, तो हम कर रहे हैं ना सर। अब देखें, इस जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल किसने बनाया सर? देखिए, दो पॉलिटिकल केसेस हैं सर। उसकी पहले जज अरशद मलिक की एक स्टेटमेंट आ गई, वीडियो आ गई, एक प्राइवेट शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड की और उसके बाद वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको प्ले किया सर। तो उसके बाद एक सवाल हो गया, फिर जैसे शौकत सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू है, उसको एक पॉलिटिकल पार्टी ने उठा लिया और उसने बार बार उसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। तीसरा फिर एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक जज को उठाया। तो इसका मतलब ये जो रहा सहा सिस्टम है उसको भी ब्रेक करना चाहते हैं आप? देखिए, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी तो अभी तक बात कर रही है ना चौधरी साहब। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था कि मौसूफ चीफ जस्टिस साहब ने जो उस वक्त थे साकिब निसार जी, साकिब निसार साहब, तो उन्होंने दौरान इलेक्शन कैंपेन, मुझे याद है मैं बिलावल साहब के साथ हम कराची से पेशावर तक हम बाय रोड हमने सफर किया था। तो हम कराची से जब चले और भावलपुर पहुंचे तो उन्होंने एक केस में 100 मोटर नोटिस ले लिया और 100 मोटर नोटिस लेने के बाद उन्होंने बमबारी कर दी पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो अब तो मेरे ज़हन में भी ये सवाल पैदा हो रहा है कि वो टाइमिंग जो थी उस मौके पे दौरान इलेक्शन कैंपेन उस 100 मोटर नोटिस लेने की, उसके पीछे क्या मुहरकात थे। अब तो मैं भी ये सोचने पे मजबूर हो गया और ये सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी आना चाहिए। और मैं तो हैरान हूं कि अभी तक हमारे जो इन्फॉर्मेशन के लोग हैं उन्होंने अभी तक ये सवाल सामने क्यों नहीं उठाया। आप भी पीपल्स पार्टी ना, तो जिनकी देखे ना, ये सवाल तो फौरन सामने आना चाहिए था जी कि ये मौसूफ जज साहब जो है इन्होंने हमारे पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं सवाल उठाया? तो ये अब और फिर उसमें जो मंदरजात है, उस मंदरजात में मुझे तो एक और चीज के ऊपर भी एतराज है चौधरी साहब। उसका अगर आप पहला पैराग्राफ देखें तो चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान जो रिटायर हुए, उनका कहना है, जी हाँ, राना शमीम साहब, उनका कहना है कि साकिब निसार साहब अपनी फैमिली के 27 अफराद के हमरा गिलगित बल्तिस्तान सैर पर आए। ठीक है, छुट्टियां मना। तो मेरा सवाल पहले, मैं तो ये जानना चाहता हूं, कतई नजर फैमिली में 27 लोग हैं तो 27 ही जाएंगे ना। नहीं, ये 27 जो है ये कहीं टैक्स पेयर के पैसे पे गए हैं या उनके अपने पैसों पे गए हैं। मेरा पहला सवाल तो ये बनता है कि ये 27 लोग, इस मुल्क की जो अवाम है वो टैक्स दे दे के, और हमारे जज साहिबान की जो तनख्वाहें हैं वो 15-15 लाख रुपए उनकी तनख्वाहें हैं, और फिर उसके बाद अगर स्टेट के रिसोर्सेज का अगर इस तरह से बेदरेग इस्तेमाल हुआ है तो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न नॉट ओनली फॉर मी बट ऑल्सो फॉर द टैक्स पेयर्स ऑफ दिस कंट्री। नहीं सर, ये मफरूजा है ना सर, अभी मफरूजा है ना सर, 27 सर कंफर्म तो नहीं हुआ ना सर। अच्छा, अब फिर उसमें अच्छा, दूसरा सर देखें, राना शमीम साहब की बात के देखें सर, वो जज थे वहां पे, वो उनके होस्ट थे, उनके सामने ये बात हुई थी, वो उनका जमीर उस वक्त तक सोया रहा सर। एक सवाल है सर, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन 2021 में अचानक उनका जमीर जाग जाता है और वो हल्फिया बयान दे देते, तो इसको कहां रखेंगे सर आप? जी, इस पे भी मैं आता हूं। वो जो मैं पहले बात कर रहा था उसमें देखें, मेरे ज़हन में जो सवाल पैदा हो रहा है, मैं उसको इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसने एक दफा सवाल किया और उन्होंने कहा कि जी कि इतना जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है वो जुडिशरी की तरफ जाता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिल्कुल ठीक है, एज प्रिंसिपल हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन जरा हमें जरा उसका बताया तो जाए। तो वहां से आगे से जवाब आया कि नहीं जी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हम नहीं बता सकते कि हमारे क्या क्या खर्चे हुए हैं और कहां कहां हमने पैसा खर्च किया। ठीक है।
तो इस मुल्क को जिस तरीके से हम चला रहे हैं सब मिलके, हम बतौर सियासतदान हमारे भी बहुत कसूर है। तो आप ये चाहते हैं हिस्टोरिक टेंडेंसी देखें, कोई यानी कि तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए। हर कोई अपने साइलोज में रह रहे हैं। आप वकील को हाथ लगाएं तो वकला सारे खड़े हो जाते हैं, सहाफी को हाथ लगाएं तो सहाफी सारे खड़े हो जाते हैं, और पूछे किसी से ना, जजेस को हाथ लगाएं तो जजेस सारे खड़े होते हैं। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस से सवाल कर लें तो वो आगे से घुरियां लगाना शुरू हो जाते हैं, आर्म्ड फोर्सेस सारी की जी कि नहीं आप क्या ये बात कैसे करती, ये मुल्क कैसे चलेगा? ठीक हो तो हमें आपका ख्याल ये कि कमीशन बनना चाहिए इस पर? सर मेरा तो ये ख्याल है कि जो उनके इससे पहले एक वीडियो आई, ठीक, उस वीडियो के बाद ये आ गया शौकत सिद्दीकी साहब ने जो कहा, ठीक हो, इसने एक सीरियस डाउट क्रिएट कर दिया है ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस ऑफ द ट्रायल इटसेल्फ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा बड़ साहब, आप पहली पार्टी थे पाकिस्तान में जिन्होंने एक चीफ जस्टिस के बारे में सवाल उठाया था, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बारे में, कि उन्होंने 2013 का इलेक्शन रिग किया था। आपको याद होगा ना, फर्स्ट पार्टी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर सवाल नहीं उठाया था, आप पहली पार्टी थे। अब एक और चीफ जस्टिस के ऊपर इशू आ गया है और दोनों पोलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि इस पर कमीशन बनना चाहिए, तो आप बना दें सर। देखें जनाब चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये कि ये जो इस रिटायर्ड और रिटायर्ड जज ने जो बात की है उसकी बहुत ही इम्प्लीकेशन बहुत खतरनाक है। अगर आप एक जज या एक कोर्ट की सैंटिटी को क्वेश्चन करें, एक आम पाकिस्तानी जो कोर्ट में अपने आप को देखता है कि इंसाफ मिलेगा उसको, और अल्लाह ताला ने उन जजों को बहुत 95% ईमानदार जजेस हैं, और गंदे अंडे रॉटन एग्स हर जगह पे होते हैं, आपके शोबे में भी, मेरे शोबे में भी, उनके शोबे में, हर जहाँ इंसान होता है जहाँ इंसान होता है वहां कहीं ना कहीं जुडिशरी में तो नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, अभी जो आपने ये स्टेटमेंट देखी, इनका जमीर क्यों जागा है? या तो कोई इनकी भी जाती वीडियो हो सकती है या पैसे हो सकते हैं, दो ही वजूहत हो सकती है आम आदमी के लिए। मैं अगर सवाल करूंगा कि आपने ये 3 साल बाद आपका जमीर जाग गया है और आपने वही एफिडेविट की नोटरी पब्लिक से जाके साइन करवाया जो नवाज शरीफ का है, और दूसरा जो मलिक साहब थे जज, उनका भी आप सऊदी अरेबिया में मिले, आप जाती उमरा में जाके उनसे तब मिले जब आपको बेल दी कोर्ट ने। तो जो ईमानदार जजेस हैं जिनका करियर आगे है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको आप मलाइन कर रहे हो, तो एक आम पाकिस्तानी फिर अफरा तफरी में जाएगा, फिर वो सोचेगा मुझे तो ये इंसाफ ही नहीं मिलेगा, ये तो इस तरह के लोग हैं, फिर वो इंसाफ रोडों पे मांगेगा, रोडों में क्राइम बढ़ेंगे, कत्लो गारत होगी, जिसकी तकलीफ जिस पार्टी को होगी वो इंसाफ खुद ही हाथ में लेगा। सर जमीन का जाना जो है ना उसका कोई टाइम के साथ ताल्लुक नहीं सर। आपकी पार्टी के अंदर इस वक्त 100 के करीब लोग हैं जिनका जमीर बड़ा लेट जागा है, पहले वो उस पार्टी में रहे, फिर इस पार्टी में रहे, फिर आपके पास आए जमीर जागने के बाद। बाबर अवान साहब उसकी बहुत बड़ी, चौधरी सरवर साहब बहुत बड़ी मिसाल है। तो जमीर जागने की टाइम नहीं होता कि 7:05 पर जागे, किसी वक्त भी जाग। 17 तारीख को कोर्ट की हेयरिंग है मरीम नवाज की, और 15 तारीख को जमीर जाग जाए और एफिडेविट भी वहीं से जाके साइन हो जाए और वो लंदन आए और लंदन से फिर निकल जाए। ये तो देखिए जमीर का जागना उस वक्त होता है जब आप बैठे, वो जज कैसे सोच सकता है सर? नहीं सर, आप जैसे पगड़ियां उछलती हैं सियासतदानों की, हमको इधर की मखलूक नहीं। अब तो अगर सियासतदान से सवाल होगा तो सवाल हर किसी से होगा और उसी लहजे में होगा। देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर आर्मी ट्रायल कोर्ट के कातिल छोड़ दिए गए, उनका बापों की स्टेटमेंट आ रही मेरे पास, अभी आपने भी वो देखी है। तो जजों का काम है कि वो उनकी हाथ ना कपवाएं लिखते हुए, लेकिन उनके हाथ कपवाते हैं, जबान बहुत चलती है, ये उनका काम नहीं है। ठीक है, किन की बात कर रहे हैं, माजी के या अभी भी? नहीं देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो भी आदमी अपनी आईनी हद से बाहर जाएगा उसको अपने स्पॉट पे लाना जरूरी है। अच्छा वैसे मैंने ब्रेक लेनी है। फैसल साहब आपके पास एक सवाल छोड़ गया ना। फैसल सवाल बड़ा दिलचस्प है क्योंकि आप वाहिद आदमी हैं जिन्होंने जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ काम किया है। आप पॉलिटिशियन हैं, आप डैम बना रहे थे और साकिब निसार साहब उसके लिए फंड जमा कर रहे थे, आपको याद होगा। तो आपका ज्यादा राब्ता। मेरा सिंपल आपसे सवाल ये है कि साकिब निसार साहब कैसे आदमी है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। फैसल वाड़ा सा सवाल आपसे किया था, साकिब निसार साहब कैसे आदमी सर? देखिए चौधरी साहब, साकिब निसार साहब एज चीफ जस्टिस ने मेरी भी बड़ी सरजनिश की है एक दो जगहों के ऊपर बड़ी अदालत के अंदर, लेकिन जितना मैंने उनको डैम के हवालों से और डैम पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें करते देखी, एक ईमानदार आदमी थे। और ये बड़ा अजीब सा माहौल है हमारे मुल्क का कि जब आदमी कुर्सी पे होता है तो वो बहुत अच्छा होता है, कुर्सी पे होता है, उसको नेक्स्ट डे ही गालियां पड़ना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से मुनाफिकत मेरे अंदर नहीं, अगर होती तो मैं अपराइट आदमी है, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं हो सकता। नहीं, मैं उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सवाल, इंटेग्रिटी भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए सर देखिए शेख रशीद साहब की कैंपेन में वो खुद गए थे सर,
देखिए मैं Political campaign में देखिए चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो पैटर्न है नून लीग का, उसको एक मिनट के लिए देख लेते हैं क्या है। आपको निकाल दिया, आपकी करप्शन ने निकाला, आपने पहले आर्मी को कंट्रोवर्शियल बना दिया, उनके इदारे के लोगों को कंट्रोवर्शियल बना दिया, नाम ले लेके गया। ये किसका नैरेटिव था? हिंदुस्तान का नैरेटिव था। फिर आपने जज अरशद मलिक आ गया, अरशद मलिक साहब सऊदी अरब में मिले, जाती उमरा मिले, आपको क्या काम था मिलने का? फिर उसकी जाती वीडियो को ब्लैकमेल करके उसे वीडियो बना ली, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। फिर कोई शौकत सिद्दीकी आ गया, फिर ये शमीम साहब आ गए। अब ये पैटर्न आप देखें ना, जो चीज आपके हक में ना जाए आप उसको दूसरी तरफ ले जाए और आपस में टकराव का पैटर्न पे ना हमारे पास एक छोटी सी वीडियो, अगर आप इजाजत दें। 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज साहबा ने जब ये एक वीडियो रिलीज की तो उसके साथ उन्होंने एक फ्यूचर के बारे में भी कुछ कहा था, सुनिए जरा। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये जरूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं और मुझे मजबूर ना किया जाए, क्योंकि उसमें नाम है मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त मैं उनको सामने लेके आऊं। अच्छा, इसमें इस वीडियो में वो फरमा रही हैं कि ये सिर्फ ये वीडियो नहीं है, इससे आगे भी वीडियोस हैं और ऐसे ऐसे नाम आएंगे और ऐसे ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। तो इसका मतलब उन्होंने पहले से वार्निंग दी थी 2019 में कि वीडियोस और भी आएंगी, तो इसका मतलब और भी वीडियोस होंगी। मेरे से ये फरमाइएगा सर, ये एक ही बार रिलीज कर दे सर सब कुछ, जो कुछ आपके पास मटीरियल है, ये क्यों चाहते हैं आप कि जब आपका केस लगे, अगले दिन जज साहब ने केस सुनना हो तो आप एक वीडियो ले आए या एक बयान ले आए या एक बयान हल्फी ले आए आप? जय साहब, बड़ा शुक्रिया आपका, मगर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करता हूँ, जो मुस्लिम लीग का पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि नैब का जो तर्जमान था 2018 के इंतखाब से पहले उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने इंडिया के अकाउंट में अरबों रुपया जो है वो ट्रांसफ़र किया। उसके बाद नाकाम बना तो चंद दिन बाद नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले सज़ा सुना दी गई। टाइमिंग वो भी काउंट करती है। इसी तरह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि ये बात बार बार कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, मगर बातें तो बहुत सी जिस तरह सुनी जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर भी। लोग तो कहते हैं कि अगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा वो जजमेंट ना देते तो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस ना बनता। लोग तो फिर ये भी कहते हैं कि आज अगर नवाज शरीफ के हवाले से जो आज की स्टोरी जो आई है, तो इससे पहले 93 में नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया था, जब नवाज शरीफ ने कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। तो देखिए वो जजेस और बात सुन लिया करें ना। तो आप 99 में सारे जजेस ही इस तरह हैं। एक सेकंड 99 में नवाज शरीफ ने कौन सी गद्दारी की थी, कौन सी करप्शन की थी, उसको क्यों निकाल दिया गया था? और 2014 में फिर धरना क्यों दिया गया था या दिलवाया गया था? देखिए आप जजेस की बात 2017 में निकाला गया जब नवाज शरीफ को, तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, दोबारा से आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं, टाइम ज़ाया आपका करता हूं, मगर हकायक ये हैं कि कभी 20 साल बाद, कभी 10 साल बाद फैसलों के हकायक सामने आते हैं, आज 4 साल बाद आ रहे हैं। फर्क ये है, अब टाइम वक्त जो है वो सुकड़ रहा है। पहले वैसे आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? आप जजेस को जिम्मेदार समझते हैं सर? मैं एक सोच को समझता हूँ। वो सोच कौन सी है सर? या किसी और को जिम्मेदार समझते हैं या पीपल्स पार्टी को समझते? क्योंकि आपका हदफ चेंज होता रहता है, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कभी पीटीआई, कभी जजेस, कभी फौज, पाकिस्तानियों का कभी बाहर, कभी सऊदी अरेबिया, कभी चाइना, कभी अमेरिका। एक हदफ रखे ना सर। मेरी अर्ज सुन लेना, हदफ तमाम पॉलिटिकल वर्कर का, अप्रोच रखने वालों का जमहूरी एक ही हदफ है कि जमहूरी और गैर जमहूरी सोच। बदकिस्मती से आज तक जो कुछ होता है ये जमहूरी और गैर जमहूरी सोच का एक लड़ाई है जो पाकिस्तान के अंदर चली आ रही है और जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम सफर कर रही है, पाकिस्तान के अदारे सफर कर रहे हैं। मगर एक आपका माजी है एक हर जगह पे सर देखिए, मगर अगर आप जिस चीज को मलाइन कर रहे हैं ना, कभी कभी आप एक वक्त था कि आप उसके कोलिशन पार्टनर हैं। जिसको एक सेकंड किसी एक की बात मेरी अर्ज सुन लें, मैं अगर किसी जगह किसी गैर आईनी तरीके से बेनिफिशियली रहा हूं तो मैं भी गलत था। मैं आज भी तो आज अगर जस्टिस साहब को सजा मिलनी चाहिए, आपको भी तो मिलनी चाहिए। यार मुझे तो मिल रही है ना, मुझे तो बेशुमार दफा सजा दे दी गई है। अब मेरा जुर्म इतना नहीं था जितनी मुझे सजा दे दी गई है। मैं ये कहता हूं कि आप बार बार जिक्र करते हैं जस्टिस साकिब निसार का,
तो मैं जस्टिस काजी फायज ईसा को सलाम भी कर रहा हूं, मैं तो सलाम कर रहा हूं जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को भी, मैं तो सलाम कर रहा हूं जस्टिस वकार को भी। सर जो आपको सूट करता है ना सर उसको कर रहा है सलाम आप। अच्छा मुझे ये बताएं कि काजी फायज ईसा ने साहब ने मेरे मतलब कौन सा फैसला दिया जो मुझे सूट करता है? नहीं, आपको उम्मीद है ना सर, उम्मीदों पे ना रहना भाई। अच्छा मैं आज जिक्र कर रहा हूं जस्टिस सेठ वकार का, मुझे कौन सी उम्मीद है? वो तो अल्लाह के घर पहुंच गया, अल्लाह उनको मगफरत फरमाए। तो मुझे ये बताएं कि मैं आज भी उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उनके फैसले बोलते हैं, लोगों को जस्टिस मिला है। नहीं सर देखिए, जो आपके इत्तफाकात है ना वो बड़े दिलचस्प हैं कि पहले एक जज के साथ आपकी मुलाकात हज पे हो जाती है, कभी जद्दा में हो जाती है, कभी दुबई में हो जाती है, कभी लंदन से एक नोटरी पब्लिक का तस्दीक आ जाती है। तो सवाल तो सर उठाए जाते हैं ना। फिर मुस्तफा साहब सर ये फरमाइएगा कि अब ये जो कंट्रोवर्सी डेवलप हुई, अल्टीमेटली इसका हल क्या निकलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं एक नया अदारा भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बड़ा इदारा? देखिए हल क्या निकलना है, पाकिस्तान में आज तक किसी कंट्रोवर्सी का कोई हल निकला है? कोई एक कंट्रोवर्सी को कंक्लूड हुई है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम जिस मुल्क में रहते हैं इसकी रियलिटी से वाकिफ हैं। लेकिन नुकसान जो इसमें यह है कि हमारा जो इंसाफ करने का इदारा है उसके ऊपर इस तरह के इल्जामात, माशरे में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उन इदारों पे वो खत्म हो जाता है। इस वक्त मैं तो मेरी नजर में, मेरी जाती राय में, हम इस वक्त एक बनाना रिपब्लिक का तस्वर, एक बनाना रिपब्लिक जिस तरह की होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली हम उसी तरह के। जो तगड़ा आदमी है वो फैसला करना, तो जो तगड़ा आदमी है वो फैसला कर लेगा, फैसला लिख कर ले आए। इंस्टीट्यूशंस है नहीं, जो जिसका दिल आता है करता है। अजीब सा एक माहौल बना हुआ है, इकॉनमी हमारी चल नहीं रही। अब जो काम होने चाहिए, हिस्टोरिक पेंडेंसी है हाई सुप्रीम कोर्ट में। तो अब साइलीन इस मुल्क में आप वाकिफ हैं, मैं वाकिफ हूं, ये प्रोग्राम सुनने वाले वाकिफ हैं। आज अगर आप एक दीवानी मुकदमा दायर करते हैं, 30 साल लगेंगे उसके फैसला होने में। लेकिन ये तो ये जिम्मेदार और क्यों नहीं हम तो पूछने की भी जसारत करें तो वहां से जवाब आता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, खबरदार हमारी तरफ देखा। ये मियां साहब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, इन्होंने बुलवा लिया सबको, देखो वो आएंगे ना सब लोग। नहीं लेकिन देखें ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है तो सही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमें उसको मेंटेन भी करना है। लेकिन अगर हमने इस हद तक मेंटेन करना है कि अपॉइंटमेंट्स भी हम नहीं कर सकते, उसके अंदर भी किसी और का अमल दखल नहीं, अपॉइंटमेंट्स भी उन्होंने खुद करनी है। और पार्लियामेंट का किरदार जो है वो सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का होगा। 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब ने वापस कराई, उन्होंने धमकी दी। अब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि मैं 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनडू कर दूंगा अगर आपने 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनडू ना किया, जो जजेस अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक थी। तो आई मीन सर देखिए कानून तो ज़ाहिर पार्लियामेंट ने पास करना होता है सर। कानून जब आप वहां पे स्पेस देंगे तो फिर दूसरे इदारे स्पेस लेंगे। आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया, तो अब 2 दिन बाद एक मुश्तरका इजलास है, अब उसमें देखेंगे कि पार्लियामेंट क्या फैसला करती है। अगर तो पार्लियामेंट वहां अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करेगी तो फिर इसका मतलब है कि आप स्पेस नहीं दे रहे। अगर वहां पर लड़ाई झगड़ा होगा और कानून पास नहीं होंगे तो फिर होगा। मैंने ब्रेक लेनी। अब एक आखिरी नुकता कि आप भी वाकिफ हैं कि अगर कोई सियासतदान, एक हमारे यहाँ इनविजिबल रेड लाइन तो है ना, अगर आप बतौर मीडिया उस रेड लाइन को क्रॉस करेंगे आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर मैं बतौर सियासतदान क्रॉस करूंगा तो उसके लिए मेरे सामने एक 62-63 भी खड़ी है, सियासतदान के ऊपर ठा करके अप्लाई हो जाती है। अब मेरे इसी प्रोग्राम के दौरान मेरे जहन में वो वाकया आ रहा था कि मैंने खुद अदालत में मैं मौजूद था, साकिब निसार साहब ने जो सू नोटिस लिया बिलावल साहब के ऊपर, अदालत के अंदर उन्होंने मेरे कानों से मैंने सुना, उन्होंने कहा बिलावल तो मासूम है, इसका क्या ताल्लुक इससे, इसका आपने नाम यहां पर क्यों डाला है? 3 दिन बाद ऑर्डर आया, ये चीज ही गायब, 17 रेफरेंसेस में बिलावल ठुक गया। तो ये अब मेरे ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये जो गुफ्तगू जो सामने आई है, जो ये जज साहब का एफिडेविट है, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर होगा कि जब मैंने अपने कानों से भरी अदालत में सुना, उन्होंने कहा कि बिलावल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और 3 दिन बाद अपने ऑर्डर में कुछ और लिख दिया। साकिब निसार साहब ने ना इलेक्शन लड़ना था, मेरा ना उनकी कोई सियासी जमात है, और ना वो इमरान खान साहब है जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। तो आपका क्या ख्याल है कि कोई और था जो यूज कर रहा था, तो उसको क्या फायदा? ना जस्टिस साहब को फायदा ना किसी को। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फैसला ये फरमाइएगा सर, ये जो मुश्तरका इजलास है इसमें यूं महसूस होता है कि आप हर सूरत गवर्नमेंट रहे ना रहे, ईवीएम जरूर आप नाफिज करना चाहते हैं और आई वोटिंग जरूर करवाना चाहते हैं, इतनी जल्दी क्या, इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? तो ऐसा बड़ा अच्छा सवाल किया और अच्छी दोनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी जो सेंसिबल है वो सामने है।
अगर ईवीएम से ये कहते हैं कि जी हमारा मैंडेट था, वो कहते हैं हमारा मैंडेट था, हम कहते हैं हमारा मैंडेट है, अगर ईवीएम के थ्रू हमें पता चल जाता है कि मैंडेट इनका है या मेरा है तो झगड़ा खत्म हो गया ना। इस ईवीएम के तहत हम हार भी सकते हैं। तो अगर हम इतना बड़ा चांस ले रहे हैं ये बताने के लिए हमारी सपोर्ट जेन्युइन है, तो इनको तो हमसे 10 गुना आगे बढ़ाना चाहिए। को ज्यादा एतराज है अपोजिशन से। काफ लीग मान गई है, बहरहाल वो आपको वोट देगी, लेकिन एमकेएम ने अभी टाइम मांगा है। तो इत्तेहादी सर, इत्तेहादी जो है ना नाराज हैं आपसे, वो कहते हैं कि गलत है ये सिस्टम। चौधरी साहब, सब टाइम के साथ सारे सिस्टम सेट हो जाते हैं। क्या मतलब? सारे सिस्टम सेट हो जाते हैं, ईवीएम का सिस्टम भी सेट हो जाएगा, इत्तेहादी भी समझा लेंगे, मना लेंगे, सब सेट हो बात जाएगा। करते हैं वैसे बात सब सेट है सर, कोई मसला नहीं। सेट हो गया? कैसे सेट हो? सब सेट है। तो ईवीएम के बटन की तरह, पर्ची की तरह सब सेट है, कोई मसला नहीं, प्रॉब्लम नहीं, सब सेट है। पर्ची कहां से आ गई? सेट ईवीएम को जब बटन दबाएंगे तो पर्ची निकलेगी ना उसमें से कि आपने वोट डाला। इस तरह इत्तेहादी भी हमारे अपने इत्तेहादी है ना, क्यों परेशान है आप लोग? हमारा काम बनाना, बना लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इत्तेहादी जो है वो उनकी पर्चियां भी जिम्मेदारी आपने ले ली। तो इत्तेहादी माने हुए हैं, अगर किसी को टाइम चाहिए वो तो क्लियरली एमकेएम ने कहा हमने वोट नहीं देंगे, काफ लीग ने कहा वोट नहीं देंगे इस पे, आपने उसको सस्पेंड किया, एक हफ्ता आगे लेके आए, तो कैसे राजी किया जाए? साहब देखे था, अगर क्यू लीग को कोई चीज पता करनी थी, प्रेजेंटेशन लेनी थी और उनको उनके तहफ्फुज़ात क्लियर हो गए, वैसे मान गए। एमके के तहफ्फुज़ात भी क्लियर हो गए। कोई प्रेजेंटेशन नहीं हुई किसी पार्टी को? नहीं, चॉइस क्यू लीग को हुई, पहले हुई, इस बार नहीं हुई सर। नहीं, देखिए जो उनके पॉइंट 1, 2, 3 होंगे वो उनको तहफ्फुज़ात दूर कर दिए होंगे। तहफ्फुज़ात, ठीक है। अब देखिए मियां साहब, अगर तहफ्फुज़ात दूर हो गए हैं और एक पार्लियामेंट को गवर्नमेंट जो मजबूत करना चाहती है, वो चाहती है कि ये फैसले बाहर ना हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, तो आप सपोर्ट करें इनको? यार मेरी बात सुन लें चौधरी साहब, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर फैसल साहब हैं खरे आदमी, बात डंके की चोट पे करते हैं, जो सामने हो वो ही कह देते हैं। मैंने पहले कहा ना, जो आप पर्ची करती है आपको अच्छी लगती है, वो बंदा आपको अच्छा लगता है। नहीं, मुझे शुरू से अच्छे लगते हैं, आज पहली दफा नहीं है। बात सीधी सी है कि ईवीएम पे आप जिद क्यों हैं? आप इत्तेहादियों को आप भी क्यों जिद हैं? हम आप तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते? भाई हम तो 2018 के डसे हुए हैं, हम इनके हाथ में बटन दे दें और हम सब फारग हो जाए, पूरी कौम फारग हो जाए। इत्तेहादी भी डसे हुए हैं, वो भी मान गए सर, इतने डसे होने के बावजूद। तो फिर पर्ची जो कह रहे हैं पर्ची आ गई होगी ना? नहीं, कहां से पर्ची आ गई सर? मुझे क्या पता, फैसल साहब बताएं भाई, जिनको पता है, जिनके सामने आई है उनको। वैसे फैसल साहब, ये पर्ची वाला आपने जीसी कंफ्यूजन, कहां से पर्ची आ गई? सर मैंने कहा ईवीएम की जब मशीन का बटन दबेगा तो पर्ची निकलेगी, आपका वोट कास्ट हो गया। तो मैंने तो पर्ची की बात की, कहीं और पर्ची ले गए। इनका तो माहौल आजकल है ना, ये एफिडेविट और पर्ची पे चल रहे थे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी पर्ची का मकसद वो ईवीएम की पर्ची? हाँ, नेचुरली। ईवीएम तो अभी आई नहीं, तो पर्ची कहां से? सर उसका सिस्टम तो पता है ना सर, हमने उसका डिस्प्ले देखा है, चौधरी साहब ने हमें उसका डिस्प्ले दिखाया है। अच्छा, ये वाली पर्ची। अच्छा, मुस्तफा खोखर साहब, आपका ख्याल है गवर्नमेंट ने जब मना लिया तो अब ये जो पार्लियामेंट का इजलास, मुश्तरका इजलास होगा, उसमें गवर्नमेंट अपने बिल्स पास करवा लेगी, और ये जो आपका ख्वाब था कि आप अदम एतमाद के जरिए गवर्नमेंट को फारिग कर देंगे, वो ख्वाब तो खत्म हो गया सर? आप भी ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने मना लिया उन्हें? गवर्नमेंट ने कहा मनाया सर? वो मेरा भाई जो है, खरी बात उसने की है, उसने कहा बना लिया है, बस समझ जाए, बना। गवर्नमेंट ही मनाती है ना सर? अच्छा, अब वैसे एमकेएम को आपकी गवर्नमेंट भी मनाती रही, आपको याद है? काफ लीग को आपकी गवर्नमेंट भी मनाती रही, और वो लोग अब इनके पास हैं जो मनाते रहे, मना रहे। एक दोस्त से मुस्लिम लीग काफ में बात कर रहा था, मैंने उन्हें कहा, मैं यार आपने बड़ा धमाका कर दिया है। तो कहते हैं यार हम तो जेन्युइनली ये समझते हैं कि ये सिर्फ ईवीएम आपको इलेक्शन से फारिग करने का प्रोग्राम नहीं है, हमें भी फारिग करने का प्रोग्राम है। तो अब उनका जाहिर बात है, अगर मौका हुकूमत ने कायल उन्हें कर लिया है, हुकूमत ने, तो नजम सेठी साहब ने भी एक ट्वीट की आज से, कल ही की गालिबन उन्होंने, और उसमें उन्होंने कहा कि कॉलें होना शुरू हो गई हैं तो इत्तेहादी जल्द मान जाएंगे। तो अगर वो मान गए तो देखते हैं, लेकिन इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी ऑन अ सीरियस नोट, इत्तेहादी तो चले, उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं, इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद कल वहां पर ना आए बहुत से लोगों की ग्रीवेंसेस हैं। कुछ लोग तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरे लिए नाम लेना मुनासिब नहीं, कि जो और 6 से 7 लोग तो हमारे इल्म में कि जो कह रहे हैं कि नहीं जी, कि जिस तरीके से, क्योंकि वो बेसिकली जो कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 10 रुकन है इनके, तो जो लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर रही। चौधरी साहब, इसी नेशनल असेंबली से यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन जीते थे ना, मेजॉरिटी तो हुकूमत के पास थी, हुकूमत के एलाइज के पास थी, लेकिन जीते तो सही वो। तो हमने तो साबित किया है कि हुकूमत के पास मेंबरान नहीं है, ठीक है। अगर कहीं पर जरूरत इनको पड़ गई आगे, अब आप दोबारा साबित करना पड़ेगा आपको। अब अगर कॉलें वहां से आ रही हैं
फिर नहीं साबित कर सकेंगे आप। तो फिर हमारे लिए थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन फिर हम जरा शोर शराबा मचाने में आसानी वैसे होगी कि देखिए कॉलें आ रही हैं। कॉल्स कहां से आ रही है सर मसलन? एस्टैब्लिशमेंट हमारी करती है। अगर मुझे कहते हैं मैं नाम ले दूंगा, अगर चलाते हैं आप चला दें, बिस्मिल्लाह करें। क्यों वार साहब ऐसा ही है सर? उन्होंने सुना ही नहीं। खोकर साहब कोई बात कर रहे हैं ना, तो सर बस उसको बस आप आखिरी बात समझा करें। सही समझिए। जो आपने समझना आप समझे। खोकर साहब के आगे मैं नहीं कोई बात करता। अच्छा वैसे ये बड़े भाई हैं। अभी नाम लिया सर बड़े भाई देखे ना सर, इन्होंने इसमें भी एक स्ट्रोक खेल दिया, अपने आप को छोटा कर दिया, मुझे बड़ा कर दिया। नहीं, इसका मतलब ठीक कर रहे हैं वो बात। सर मैं खोकर साहब के आगे कोई बात नहीं करता, यहाँ वो अंडरस्टूड है इसकी बात। नहीं, उनकी बात को मान लिया जाए या एहतराम किया जाए। मैं खोकर साहब, ये आपकी क्या राय है? मैं अपनी राय दे चुका खरे हूं। आदमी है फैसल साहब, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? उनकी बात में नहीं आना, मरवाना चाह रहे हैं आप? हाँ मुझे पता है पता है। अभी तो अभी ये एफिडेविट गले आ गए इनके भी, हम भी वही चाह रहे हैं। अच्छा वैसे ये फरमाइएगा, ये वाकई इत्तेहादियों को गवर्नमेंट ने बनाया? छोटा सा आपको ये शो करने के लिए किसी ने बनाया? आपके मैनेजर ने बनाया होगा कि आप ये शो मैं तो नाराज भी नहीं हुआ ना सर। मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। इत्तेहादी मैंने ये नहीं कहा कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इत्तेहादी कौन मुझे होते किससे हैं? बनाना? इत्तेहादी आपके कोalition पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स की रिजर्वेशन 100 दफा होती है, 100 दफा हमारा काम है उनको बनाना, समझाना, तो इसका बताना। मतलब ये हुआ कि आपके इत्तेहादी फिर आपको ब्लैकमेल कर रहे थे? नहीं, ये भी नहीं मैंने कहा। हाँ, तो फिर भाई तो मुझे बताया चौधरी साहब, आप फिर जो issue डिफरेंस क्या है? होते हैं ना, वो तो उनसे पूछेगा कि आपने 32 बिल पेश करने थे। उन्होंने इशू पूछा, हमने फिर 8 बिल पे आ गए सर। मैंने उनको इशू रिजॉल्व कर दिया। ईवीएम पे देखें ना, रिजर्वेशंस तो है। अदर दिन आप पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दें, फाफिन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिजर्वेशंस हैं इसके ऊपर। फिर उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने बाहर तो और हमारे सामने वो सबूत रखे सारे। अब हुकूमत अगर ना देखना चाहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने सबूत रखे कि जी कि फलाने फलाने मुल्क में ये नाकामियां हुई हैं। आप हमें ओवरसीज वोटिंग का कहते हैं, आप बताएं कि हम सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कुवैत, वो बादशाहते हैं, हम कैसे इजाजत लें? वो नहीं इजाजत देने पे तैयार, हम कैसे ओवरसीज वोटिंग कर दें वहां पर? फिर प्रैक्टिकल चीजें कि लोगों ने कौन से हल्के के अंदर वोटें डालनी है। लेकिन कोकर साहब मसला ये है सुनने पे तैयार ही नहीं है। कि मसला ये है कि इत्तेहादी मान गए हैं, मुझे खतरा है कि अपोजिशन ना मान जाए। मान रही है, ऑपोजिशन भी मानी हुई है, ऑपोजिशन भी मानी हुई है पहले की तरह। ये कैसे? हवा चल रहा है सर। कैसे? तो टॉक शो की रेटिंग के लिए हम नहीं मानते, अंदर तो मानने में सब गवर्नमेंट के कहने में सर। मान आज तक सारे काम जो हमने किए इनकी मदद साथ रही है। ये आपके साथ है? हमारे साथ अंदर से सर, सेनेट का चेयरमैन का इशू हो, से पहले बिल का इशू हो, से पहले स्पीकर का इशू, सब में साथ खड़े हैं। आप गिने ना सर? ठीक है सर, आपने सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।